हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। मैं हूं जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो टीटी टॉक चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कनाडा में लैंडिंग के बाद कौन कौन से स्टेप है जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे आपकी नई लाइफ कनाडा में स्टार्ट करने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जब आप कनाडा में लैंड होते हो उसके बाद ऐसे कुछ स्टेप हैं जो आपको तुरंत ही करने पड़ेंगे आपके लैंडिंग के बाद आपकी कनाडा में नई लाइफ स्टार्ट करने से पहले। पहले ही दिन आप कनाडा में लैंड हो और दूसरे ही दिन आप जॉब स्टार्ट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ कनाडा में सेटल हो पाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ है आपका सिन नंबर। कनाडा में आने के बाद दूसरे ही दिन आपको आपका सिन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे ही दिन करो, आप 2 हफ्ते बाद करना चाहो तो भी कर सकते हो, मगर जब तक आपके पास सिन नंबर नहीं होगा ना, तब तक आपके कोई भी काम कनाडा में स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे इंडिया में हमारे पास आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही यहाँ पे सिन नंबर है। तो सिन नंबर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो आपको कंप्लीट करनी है कनाडा में लैंडिंग होने के बाद। पहले क्या था कि कनाडा में जब लैंडिंग होते थे तो एयरपोर्ट पे ही वो लोग सिन नंबर प्रोवाइड करते थे, मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद आपको दूसरे दिन सर्विस कनाडा की ऑफिस पे जाके और वहाँ पे आपको सिन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसके लिए आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने रहते हैं। बेसिकली जो मेन डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है वो है आपका COPR लेटर और आपका पासपोर्ट। ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल की कोई रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है। सिन नंबर के लिए आपको सर्विस कनाडा की ऑफिस पे अगर आप जाते हो तो आपको 1 से 3 घंटे का टाइम भी लग सकता है। तो आप अपनी तरह से सारी प्रिपरेशन करके वहाँ पे जाना, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी लाइन बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे देर भी लग सकती है। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप है, आप अपना बस पास बनवा लो। जब आप कनाडा में लैंड होगे तो आपके पास तुरंत ही कोई गाड़ी भी नहीं होगी और कोई एक्टिवा भी नहीं होगा, और आपको कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, या तो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी या आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो अगर आप अपना बस पास बनवा लेते हो तो वो आपको सस्ता भी पड़ता है और कन्वीनियंट भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बहुत ही अच्छी है। और आप एक बार आपका खुद का बस पास बनवा लो, उसके बाद आप यहाँ पे बस भी यूज़ कर सकते हो और मेट्रो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मॉन्ट्रियल में क्या है कि यहाँ पे ओपस कर देते हैं और वो आप कोई भी मेट्रो स्टेशन पे जाके बनवा सकते हो। उसके लिए आपको कोई टाइम भी नहीं लगता है, 5 मिनट का टाइम है। उसके अंदर तो आपका कार्ड बन के मशीन में से आ जाता है, वो मशीन में ही बनवाना रहता है, आपको पेमेंट करना है और मशीन से कार्ड तुरंत ही निकल जाएगा। तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन की और वो सब, तो उसका कोई टेंशन आप मत लो, मगर आप अपना बस पास तुरंत ही बनवा लो, क्योंकि आपको कोई भी जगह पे जाना होगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा और हर जगह पे आप टैक्सी लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपको टैक्सी महंगी पड़ेगी। तो टैक्सी को अवॉइड करो और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ स्टार्ट कर दो। तो उसके लिए आपको बस पास बनवाना पड़ेगा। अब तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप कनाडा में लैंड होने के बाद आप अपना एक नया मोबाइल कनेक्शन ले लो या नया मोबाइल बाय कर लो। अगर आप इंडिया से फ़ोन लेके आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पे चलता है, आपको खाली आपका मोबाइल कनेक्शन ही परचेस करना पड़ेगा। मगर आप यहाँ से आके अपना नया फ़ोन परचेस करना चाहते हो तो आप अपना नया फ़ोन परचेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जब आप लैंड होगे आपका इंडिया का कनेक्शन चलेगा नहीं, बराबर। और यहाँ पे वैसे तो आप जहाँ पे रहते होगे वहाँ पे वाईफाई और वो सब होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर आप जब सिटी में जाओगे कोई जगह पे आपको सर्च करना हो या कुछ भी करना हो तो वहाँ पे आपको फ़ोन की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी जगह पे फ़ोन भी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको फ़ोन चाहिए, और आपको इंडिया आपके रिलेटिव के साथ या आपके फैमिली के साथ बात करने के लिए भी आपको एक कनेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो तीसरा इम्पोर्टेंट काम है, आप अपना मोबाइल बाय कर लो, मीन्स अपना मोबाइल कनेक्शन ले लो।
अगर आप कनाडा में लैंडिंग करने के बाद अपने रिलेटिव के पास या आपके फ्रेंड के पास रह रहे हो तो ये स्टेप की आपको ज़रूरत नहीं है। मगर आप होटल में रह रहे हो या आप एयरबीएनबी करके आए हो तो चौथा इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कि आप अपनी थोड़ी ग्रोसरी बाय कर लो। जो भी नज़दीक में कन्वीनियंस स्टोर है वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके बेसिक एसेंशियल ग्रोसरी जो होती है ना 10-15 दिन चले इतनी, वो आप बाय करके रखो, क्योंकि मिल्क है, ब्रेड है, वो सारी चीज़ें आप इंडिया से लेके नहीं आ सकते, तो वो तो आपको बाय करनी ही पड़ेगी। तो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है आप अपने लिए कुछ ग्रोसरी बाय कर लो। अब पांचवा इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कि आप अपना एक बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा लो। आपके पास सिम नंबर आ गया है और आपके पास मोबाइल नंबर है तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपके पासपोर्ट के ऊपर भी यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन होता है। उसके लिए एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट इनिशियल स्टेज पे नहीं होती है। एक बार आपका लीज डॉक्यूमेंट साइन हो उसके बाद वो आप बैंक में प्रोवाइड कर सकते हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पांचवा इम्पोर्टेंट स्टेप से आप बैंक में जाओ और वहाँ पे जाके आप अपना नया अकाउंट ओपन करवा लो। और यहाँ पे बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाने के पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। तो आप जो भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट ले लो और वहाँ पे जाके आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लो। बैंक अकाउंट कौन सा ओपन करवाना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी रहती है, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कनाडा में आपको बैंक अकाउंट किस तरह से बनवाने का है, जिसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखूँगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बैंकिंग अकाउंट किस तरह से खुलवाना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपको आपके मेडिकल के लिए यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे लैंड होते हो उस टाइम आपके पास इंश्योरेंस होता है, क्योंकि आप इंडिया से इंश्योरेंस लेके आते हो, ट्रैवल इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं। मगर कनाडा में अगर आप पीआर के तौर पे आ रहे हो तो आपको मेडिकल फ्री मिलता है। यहाँ पे मेडिकल फ्री है, मगर उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आए हो तो पूरी फैमिली को मेडिकल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भी ऑफिस होती है, मीन्स के यहाँ पे कनाडा में हर एक प्रोविंस का हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है, तो वहाँ पे जाके आपको आपका मेडिकल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और मेडिकल को अप्लाई करने के लिए आपको लीज डॉक्यूमेंट चाहिए, मगर इनिशियल स्टेज में आपके पास लीज डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवा लो और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब आप लीज साइन करो तो उसके महीने 2 महीने बाद जब भी आपकी लीज साइन हो ना, उस टाइम पे ऑफिस पे आके आपकी लीज डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लो और वो कर सकते हो। तो उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप आपकी फाइल ओपन करवा लो और बाद में आप डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो। तो मेडिकल के लिए रजिस्टर करवा लो। मेडिकल का कार्ड आपको 3 महीने बाद मिलेगा, मगर रजिस्ट्रेशन के बाद वो लोग आपको एक पेपर इश्यू करके देंगे और वो पेपर आपको बहुत सारी जगह पे एज ए प्रूफ भी काउंट होता है, क्योंकि आपका फाइल का नंबर तो उसी टाइम पड़ जाता है जब आप मेडिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो तब। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आप कनाडा में आए हो आपकी फैमिली के साथ, अगर आप कपल हो या सिंगल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेप आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपके बच्चे हैं तो आपको आपके बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे बच्चों के स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा स्कूल बोर्ड में, और स्कूल बोर्ड में जाके आपको आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो स्कूल बोर्ड वाले आपको कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करके आपको कौन सी स्कूल में आपके बच्चे को भेजना है ना वो आपको बताएंगे। यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि आप कोई भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे एडमिशन वही स्कूल में मिलता है जिस एरिया में आप रहते हो, तो उसके लिए आपको स्कूल बोर्ड में अप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है आप अपने लिए खुद का घर ढूंढना स्टार्ट कर दो। अगर कनाडा में लैंड होने के बाद आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड के पास रह रहे हो तो उनके रेफरेंस में जाके कोई अच्छी सी लोकेशन पे आप अपना घर ढूंढ लो। अगर आपने होटल या एयरबीएनबी किया है तो आप कीजीजी और मार्केट प्लेस में जाके वहाँ पे सर्च करो। वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने घर की पोस्ट डालते हैं जो रेंट देना चाहते हैं वो लोग। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है और आपके पास टाइम है और आप एक्सप्लोर करके लेना चाहते हो तो यहाँ पे रूबरू हर एक लोकेशन पे जाओ और वहाँ पे जाके हर एक अपार्टमेंट में जाके तपास करो कि वहाँ पे कौन से
अपार्टमेंट अवेलेबल है। और अगर आपको वो पसंद आए तो वहाँ पे आप लीज डॉक्यूमेंट साइन कर लो। यहाँ पे लीज डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त यहाँ पे कोई कोई जगह पे ऐसा होता है कि अगर आप कॉन्डो रेंट पे लेना चाहते हो तो वो लोग कभी कभी रेफरेंस की डिमांड करते हैं। मीन्स अगर आप यहाँ पे किसी को जानते हो तो उसका रेफरेंस आपको देना पड़ता है। और इनिशियल स्टेज पे अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो कॉन्डो के लिए ट्राई मत करो, आप अपार्टमेंट में जाओ। यहाँ पे कंपनी के अपार्टमेंट होते हैं, वो कोई भी एक कंपनी ऑर्गेनाइज करती है और वहाँ पे रेफरेंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वहाँ पे आपको आसानी से घर मिल जाता है। तो वहाँ पे आप अपना जो भी आपकी चॉइस का जो घर है वो चॉइस करो और आपका लीज डॉक्यूमेंट साइन कर लो। तो ये था आपके घर के रिलेटेड का स्टेप। बिना इसके आप कनाडा में आपकी लाइफ सेट नहीं कर सकते। अब आपके पास सिम नंबर आ गया, आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास आपका ट्रांसपोर्टेशन कार्ड भी है, आपने मेडिकल के लिए अप्लाई कर दिया, आपने बच्चों के स्कूल के एडमिशन का भी कर दिया, आपने अपना घर भी ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट ले लो। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और कभी कभी अपॉइंटमेंट 2-3 महीने बाद की मिलती है, तो वो एडवांस में भी आप ले सकते हो। लैंड होने के 1-2 दिन बाद भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करने, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने जब आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे मिलने जाओ तब। तो आप उसके लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक करवा लो। अब डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो आपने यहाँ पे ख़त्म कर ली। अब बारी आती है जॉब ढूंढने की। तो आपके पास घर भी हो गया, आपका बच्चों का एडमिशन भी हो गया, सब कुछ सेट हो गया, मगर आपको अब चाहिए जॉब। तो जॉब के लिए आप सर्च करना स्टार्ट कर दो। आप जॉब के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सर्च कर सकते हो। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढनी है। और वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वो मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे जॉब फाइंड करनी है। मगर जो अभी नेक्स्ट स्टेप वो है वो आपको यहाँ पे जॉब ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपके पास सिम नंबर भी हो गया, मेडिकल कार्ड का भी हो गया, आपके पास मोबाइल नंबर भी है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड भी है, आपके पास घर भी है, आपके पास जॉब भी है और आपके पास आपके बच्चों के स्कूल के एडमिशन भी हो गए। तो ऑलमोस्ट आपका सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मगर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे ताकि आपकी लाइफ यहाँ पे ईजी हो। यहाँ पे कनाडा में इमिग्रेंट को सेटल होने में मदद करने के लिए बहुत सारे एनजीओ वर्क करते हैं। तो जिसमें से कोई भी एक एनजीओ जो आपके लोकेशन के पास हो वहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या बेनिफिट होगा, वो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको रिज्यूम बनाने में हेल्प करते हैं, आपको जॉब ढूंढने में हेल्प करते हैं, अगर आपको लैंग्वेज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो लैंग्वेज भी सिखाते हैं और बहुत सारे क्लरिकल और गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क्स होते हैं, वो करने में भी वो आपकी हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे जाओ और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और उसका कोई चार्ज नहीं है, वो सारी सर्विस फ्री में देते हैं। और वहाँ पे जाके आप बोलो कि मुझे HST GST क्रेडिट के लिए भी अप्लाई करना है, अगर आपके बच्चे हो तो आपको चाइल्ड बेनिफिट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो उनको बोलो कि मुझे चाइल्ड बेनिफिट के लिए भी अप्लाई करना है, तो वो लोग आपको सारी हेल्प करेंगे। आपको किस तरह से HST GST अप्लाई करना है, आपको किस तरह से चाइल्ड बेनिफिट का अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। तो वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ और HST GST और चाइल्ड बेनिफिट के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा दो। अगर आप कनाडा में क्यूबेक के अंदर लैंड हो रहे हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको फ्रेंच सिखाने के भी पैसे देती है। मीन्स अगर आप यहाँ पे फ्रेंच सीखना चाहो ना तो गवर्नमेंट आपको हर मंथ 800 या $810 जितना पे करती है। और आप फ्रेंच सीखना चाहते हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट की साइट पे जाके फ्रेंचाइजेशन के लिए अप्लाई कर दो और अप्लाई करने के 1 हफ्ते या 10 दिन बाद वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको लोकेशन शेयर करेंगे कि आपको कौन सी लोकेशन पे जाके फ्रेंच सीखनी है। और वो फ्रेंच सीखने के लिए वो लोग आपको $800 भी देंगे। अगर आप वो करना चाहते हो तो यहाँ पे आके वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब आप कनाडा में अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो।
जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, मीन्स का बेसिक जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी वर्क था वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप कनाडा में कोई भी काम स्टार्ट करके अपनी लाइफ यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब आप अपनी कम्युनिटी के रिलेटेड कांटेक्ट बनाना स्टार्ट करो, नए नए फ्रेंड बनाओ, नए नए कांटेक्ट क्रिएट करो, ताकि आपकी लाइफ यहाँ पे इजी हो सके। इनिशियल स्टेज पे आपको यहाँ पे कोई जानता नहीं है। अगर आप किसी को मिलोगे नहीं, किसी के साथ बात नहीं करोगे और कोई कांटेक्ट नहीं बनाओगे और अकेले अकेले रहोगे, तो यहाँ पे आप डिप्रेस हो जाओगे और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इंडिया वापस जाना है। तो ऐसा मत सोचो। यहाँ पे जो भी लोग बरसों से रह रहे हैं उनके साथ मिलो गुलो और उनसे कांटेक्ट बनाओ, ताकि आपका भी टाइम पसार हो। अगर आपको कोई जगह पे प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पे वो लोग आपको हेल्प भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपकी कम्युनिटी को सर्च करो और वहाँ पे जाके नए नए कांटेक्ट बनाना स्टार्ट करो। ये सब चीज़ें करने के बाद यहाँ पे कनाडा में आप आराम से सेटल हो सकते हो और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम होती है वो इनिशियली 5 या 6 महीने के लिए ही होती है, उसके बाद पूरा सेटअप हो जाता है। मगर जो इनिशियल टाइम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो शुरुआत का टाइम होता है ना उसके अंदर अगर आपको पता नहीं है ना कि यहाँ पे आके क्या क्या करना है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम बाद में फेस करनी पड़ती है। तो वो फेस न करना पड़े, इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी है, जिससे आप कनाडा में लैंडिंग होने के बाद आपकी लाइफ इजीली यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। तो इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, तो वो मैं आपको आंसर देने का पूरा प्रयत्न करूँगा। हाँ, और एक ख़ास बात, यहाँ पे कनाडा में लाइब्रेरी का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कनाडा में कोई भी सिटी में जाओ तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है। तो आप अगर चाहो तो कोई भी लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है और उसका वो लोग कार्ड देते हैं। तो आप मेंबर बन जाते हैं लाइब्रेरी के और उसके बाद आप लाइब्रेरी की सारी सर्विस एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे लाइब्रेरी का कार्ड होल्ड करने के बाद सिविक सेंटर की जो भी सर्विस होती है ना, वो सारी सर्विस आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी रिलेटेड भी होती है। जैसे कि यहाँ पे स्विमिंग पूल होता है, स्पोर्ट्स के अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हर जगह पे आपको लाइब्रेरी का कार्ड चाहिएगा। तो अगर आप चाहो तो लाइब्रेरी का कार्ड बनवा लो, फ्री है, उसका कोई खर्चा नहीं है, मगर वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए आपको काम आएगा। यहाँ पे हर एक एरिया में एक स्पोर्ट्स सेंटर होता है और स्विमिंग पूल और वो सब होता है, पार्क होता है, बराबर। तो वहाँ पे जाके अगर आपको वो सर्विस को एक्सेस करनी है ना, तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी का कार्ड चाहिए। तो वहाँ पे आपको लाइब्रेरी का कार्ड हेल्प करेगा। तो अगर आप चाहते हो तो वो भी आप बनवा सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें आज मैंने बताई है वो है कनाडा में लैंडिंग होने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो। ये सारे स्टेप आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपकी लाइफ यहाँ पे स्मूथली हो जाएगी। तो आशा रखता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिले और कनाडा में लैंडिंग के बाद आपको क्या क्या करना है ना वो आपको पता चले। तो कनाडा में आ रहे हो तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।